संस्कृत व्याकरण क्लास 10th में इससे पहले हम कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे थे और कृदंत प्रत्यय आपको पता है किसी भी धातु के बाद में जुड़ता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा है जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, कोई नाम, कोई सर्वनाम, इन शब्दों के बाद किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो तद्धित प्रत्यय। जैसे धन जो है ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है, प्लस मतु प्रत्यय और इससे नपुंसक लिंग में धनवत बनता है और पुल्लिंग में धनवान बनता है और स्त्रीलिंग में देखें अपन तो धनवती बनता है। क्या बनता है? धनवती बनता है। अब इसके भेद देखेंगे कि किस प्रकार से आते हैं ये। भेद में देखिए आप, सबसे पहला जो प्रत्यय है वो पढ़ा रहे हैं मतु प्रत्यय। यहाँ पर ओनली एग्जाम्पल था और इसका विस्तार यहाँ पर है। मतु प्रत्यय, इस प्रत्यय का मत या वत शेष रहता है। मत विशेष रहता है और वत विशेष रहता है। वह इसका है या वाला या फिर इसमें, इन अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। इन अर्थों में होता है, वह इसका है, वाला है, इसमें है, तो इन अर्थों में कौन सा प्रत्यय होता है? मतु प्रत्यय होता है। और मतु का क्या शेष रहता है? मत या फिर वत। जिस प्रकार से शब्द होता है उसी प्रकार से या तो उसका मत शेष रहता है या फिर उसका वत शेष रहता है। जैसे हम उदाहरण देखें इसका, जैसे गुण जो शब्द है और प्लस के बाद में उसके मतु प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग में ये वत शेष रहेगा तो गुणवत बन जाएगा। लेकिन ये जो शब्द रूप है वो नपुंसक लिंग का है। किसका है? नपुंसक लिंग का है। और पुल्लिंग में इसका शब्द रूप बनाते हैं तो गुणवान बनता है। क्या बनता है? गुणवान बनता है। नपुंसक लिंग में सही है, मत या वत शेष रहेगा तो गुणवत बनेगा, लेकिन इसको शब्द रूप के हिसाब से चलाएंगे तो यहाँ पर गुणवान बनेगा ये पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में यही जो शब्द है वो गुणवती बनेगा। प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? मतु भी जुड़ेगा। आपको ये देखना है वत, वान, वती, जिसके लास्ट में हो वहां पर आपको मतु प्रत्यय ही लगाना है। जैसे श्री प्लस मतु, श्री प्लस मतु तो मत शेष रहेगा, मत शेष रहता है तो श्रीमत बनेगा। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? श्रीमत। और पुल्लिंग में वान या मान लगता है तो यहाँ पर श्रीमान बन जाएगा। और मति यवती स्त्रीलिंग में तो श्रीमती बन जाएगा। वत या मत नपुंसक लिंग में तो श्रीमत बनेगा। मान या वान लगता है तो पुल्लिंग में, और मति या वती शेष रहेगा तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में श्रीमती बनेगा। जैसे धी प्लस मतु, धी प्लस मतु तो यहाँ पर धी मत, मत बस रहेगा, मत तो धीमत। अब पुल्लिंग में यहाँ पर आपको पता है वान या मान लगता है तो धीमान, क्योंकि शब्द रूप में आगे चलता रहता है। और स्त्रीलिंग में धी मति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धी मति बन जाएगा। आपको वत या मत तो नपुंसक लिंग में याद रखना है, वान या मान लिंग में याद रखना है, और वती या मति स्त्रीलिंग में रखना है। और जिनके लास्ट में वत आए
चाहे वान आए चाहे वती आए, मत आए मान आए मती आए, लेकिन वहां पर प्रत्यय कौन सा होगा? मतु प्रत्यय ही होगा। ये शब्द रूप आपको ध्यान भी रखने हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रत्यय है वो है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय का इन शेष रहता है। क्या रहता है? इन शेष रहता है। वाला या युक्त, वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और इन्हीं का क्या शेष रहेगा? इन शेष रहेगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, शब्द इन्हीं प्रत्यय और इन्हीं प्रत्यांत और पुल्लिंग शब्द रूप। ये ध्यान से देखना आप कि धन प्लस इन्हीं, धन प्लस इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे तो धनीन बनेगा, क्योंकि इन्हीं प्रत्यय का आपको पता है इन शेष रहता है। धन प्लस इन से इनको जोड़ेंगे धनीन बनेगा। क्या बनेगा? धनीन बनेगा। ये तो है इन्हीं प्रत्यांत धनीन। लेकिन अगर पुल्लिंग किसी व्यक्ति को कहेंगे तो उसको हम पुल्लिंग में धनी कहेंगे कि वह व्यक्ति धनी है। ठीक है। जैसे सुख प्लस इनी, तो आपको पता है इन्हीं का इंसिस रहेगा, तो इन्हीं का इंसिस रहेगा तो ये बनेगा सुखीन। क्या बनेगा? सुखीन। और वैसे अगर पुल्लिंग शब्द रूप बनाएंगे तो ये बनेगा सुखी। क्या बनेगा? सुखी। माला प्लस इनी, माला प्लस इनी, आपको पता है इन्हीं का इंसिस रहता है तो ये मालिन बना। क्या बना? माली। और अगर पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? माली। अगर पुरुषवाचक शब्दों में इसका प्रयोग करेंगे तो ये माली बनेगा। अगर हम नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में करते हैं तो ये शब्द बनेंगे धनीन, सुखीन, मालिन। लेकिन हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो धनी है, सुखीन का सुखी है, मालिन का माली है, ये बनेंगे। इसके बाद अगला प्रत्यय हम देखेंगे। इससे जो अगला प्रत्यय है वो है ठन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ठन प्रत्यय। तीसरा जो प्रत्यय है वो ठन प्रत्यय है। इस प्रत्यय का ठे शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ठे शेष रहता है। वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसका भी ऊपर वाले का जैसे था, वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसका? ठन प्रत्यय का। अब ये देखना जरूरी है कि ठे शेष रहता है, लेकिन ठे जो है, ये जो ठे है इसका तुरंत इक हो जाता है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे तीसरा जो प्रत्यय ठन प्रत्यय, इस प्रत्यय का ठे शेष रहता है। वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वाला या युक्त अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और ठे जो है इसका तुरंत इक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठे का तुरंत इक हो जाता है। उदाहरण देखें। सबसे पहले शब्द ठन प्रत्यय, ठन प्रत्यांत जैसे ऊपर देखा था, और पुल्लिंग रूप। जैसे हम दंड प्लस ठन, दंड प्लस ठन, ठन का आपको होता है तुरंत इक हो जाता है। और तुरंत दंड प्लस ठन से ये दंडिक बना। क्या बना? दंडिक। और पुल्लिंग में बनेगा दंडिक है। क्या बनेगा? दंडिक है। क्या बनेगा? दंडिक है, दंड देने वाला। धन प्लस ठन से धनिक बनेगा और पुल्लिंग में बनेगा धनिक है। हिरण्य प्लस ठन से हिरण्यक, और यहाँ पर
से हिरण्य क्या बना, और नौ प्लस ठन से नाविक बना, और पुल्लिंग में बनेगा नाविक है। तो ये था आपका तत्प्रत्यय। ये आपके 3 जो प्रत्यय हैं वो कंप्लीट हो